नूरुलैन और मुस्कान की मैयत में वो चलती हुई फूलों से सजे सेज पर बैठी आने वाले लम्हात को सोचती वो पोर पोर कांप रही थी, जिसे देखकर मुस्कान खिलखिला उठी। रिलैक्स सल भाभी, मेरा बिच्छू बहुत शरीफ किस्म का इंसान है, एकदम सुलझा हुआ बंदा, गारंटी के साथ। उससे शरीर निगाहों से देखते कहा और उसके लहंगे को दुरुस्त करने लगी बेड पर। उसकी बात पर सिमी लब भींच गई। अब ये तो वही बता सकती थी कि वो कितना सुलझा हुआ है, जिससे अपने से बड़ी उम्र की औरत को बीवी बना लिया। रूम को रवायती अंदाज में सजाया गया था। सुर्ख फूलों से महकता हवास बहका था। वसी जहाजी साइज बेड के चारों अतराफ फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। कालीन पर बिछी फूलों की चादर, सुर्ख लटके पर्दे, छत पर बड़ा सा रोशनियों घेरता फानूस, उम्दा कीमती फर्नीचर। वो एक सरसरी नजर में जायजा लेती झिझक कर सर झुका गई। उससे अपनी मेहंदी से सजी हथेलियां देखी जो पसीने से नम थीं। उसका अंग अंग लरस रहा था। जब जब उसकी बेताबियां गुर्बतें दीवान की याद आती, वो कांप सी जाती। कभी वो उस रात वाले लम्हात को नहीं भूली थी जब वो उससे बेहुद करके अपनी सारी बातें मनवा गया था। इस वक्त आने वाली घड़ियों को सोचती वह हया के पसीने से नम थी। पलकों का घना झालर आरज़ू पर बिछा हुआ था। चेहरे पर घूंघट जाते हुए वो निकाल गई थी। जब अरमान ख्वाब सजने लगे कि वो उससे खौफसदा हो गई, दिल ने जैसे निकाह को याद किया। वजूद में सरूर की लहरें उठीं और ये शायद इसलिए थी क्योंकि अब निकाह को याद करके उसका दिल मुतमईन था। वो जिस बंधन में अब बनी थी उसमें सबकी रजा खुशी शामिल थी और अब उसका दिल भी अनोखे अंदाज में धड़क रहा था। धड़कनों में तलातम बरपा था, बिखर कर उसके पोर पोर में धड़क रही थी। बस सही चल रहा, कहीं छुप जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों डर रही हूँ? वो मुझसे छोटा है, मेरी इज्जत करेगा। उसने एक भोंगी सी डाली दी सवालात को और एक गहरा पुरसुकून सांस खारिज करके खुद को पुरसुकून किया। वो सरशार सा पुरवकार चाल चलता हुआ अपने रूम की समेत आया। लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी क्योंकि लटके चेहरे बड़बड़ाते दांत की कालियां जो सुनकर आ रहा था, जिससे कुछ भी हाथ पैर लगाने की आलम ने इजाज़त नहीं दी थी। शुक्र कहीं तुझसे मात पड़ी, वरना कमीने ने अच्छा खासा जलील किया था। क्या हुआ भाई? दरवाजे के सामने नूर मुस्कान हूर को देखते उसे ताज्जुब से पूछा। हैरियत, सिमी जी ठीक है? वो परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। नूर ने मुतमईन किया। वो जैसे सुकून का सांस जी उठा। फिर यहाँ क्यों मेरी बहनें खड़ी हैं? आओ अंदर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। उससे होशियारी से कहा। उन सब की आंखें फैली। पीछे उस नौटंकी बास को दाद ने जी भर कर गालियां दी। बड़ा उस्ताद है कसमें। शहरी मुझे पकड़, वरना मैंने आज कुछ कर ही दूंगा इसका। लड़कियों को उस पर निहाल होते देखकर वो नीची आवाज से घुराया। अभी चल, अब उनके सामने ये नाटक मत कर। सीधी सी बात, एक अदद रस्म के मुताबिक नेक दो और अंदर जाओ। मेरे को कोई शौक नहीं बात पे बिगाड़ने का। मुस्कान के अल्फाज से दाद के सीने में ठंडक पैदा की थी। ये हुई हमारी बॉस। उससे कहका लगाते कहा और चलता हुआ पास आया। चल अब पैसे निकाल। 3 लाख। उस सामने तीनों लड़कियों को देखता हुआ बोला। एन। दफातन मेहमानों को रुखसत करके सोए फाते को थाम कर आलम वहाँ आया। जी, उससे मिनमिना कर कहा और आलम ने उसकी सुर्ख आंखों को देखा जो सारी रात जागने हल्ला गुल्ले से सुर्ख हो रही थी। आ जाओ अब सोने, शाबाश। वो लहजे में सख्ती समो कर बोला कि वो बेचारी से देखती फिर मुस्कान को देखने लगी। थोड़ा वेट करो, वो आ जाएगी। उसी कमरे में बाजू हाल करते मुस्कान ने कहा। आलम की आंखों में देखते हुए को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसे तड़प कर मुस्कान का बाजू अपनी कमर से हटाया और आफत से मुस्कुराई। मुझे नींद आ रही है बहुत, सुबह लूंगी पैसे। वो मिनमिना कर कहती छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ गई। आलम ने एक सर्द नज़र मुस्कान पर डालते उसे अपने साथ लगाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ भी हो, वो उससे जीत नहीं पाती थी। इसके जाने से ये मत सोचना पैसे कम देने पड़ेंगे। याद करो, उससे कहा था सुबह लेगी। दाद ने जिताया। आरिफ सर खुजाने लगा। बेटा, हकीकत और तेरी भलाई ये है कि मैं इस वक्त कुछ शरीफ बनने की ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए तेरे पर फड़फड़ाने लगे हैं। ये रात गुजरने दे, फिर सुबह हम बात करेंगे। दाद के गले में बांसुर डालते हुए उससे एक ठंडी मगर भड़कती धमकी उसकी गोश गुजारी। पैसे निकाल। वो उसका बाजू झटक कर बोला। अगर सामने बुरहान ना होता तो अभी घसीट लेता उसे। निकाल रहा हूँ।
मैं तेरे जैसा कंजूस नहीं, पूरा वॉलेट इनके हवाले कर रहा हूँ। जाएं ऐश करें मेरी शहजादियाँ। उससे कहने के साथ ही जेब से वॉलेट निकालकर मुस्कान नूर दोनों के हाथ में रख दिया। देखना, अब अकाउंट ना खाली किया तो मेरा नाम दाऊद अलीफ नहीं। उससे दांत पीसे। शहरी हैरान था कि उससे इतनी आसानी से कैसे पूरा वॉलेट दे दिया। इस मामले में काफ़ी सही हूँ। उसके सवाल को पढ़ते ही उसे सामने से हट्टी मुस्कान को माथे पर बोसा दिया और नूर का सर थपथपाकर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और दूसरे ही पल अंदर से लॉक लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। शहरी वॉलेट को देखता बड़बड़ाया। मिस्सी, पैसे खुद रखो, कार्ड मुझे दो। उसे मुस्कान को देखते कहा। उसका इरादा आरिफ को भीख मंगवाने का था। मेरे हो गए। मुस्कान ने अपने हिस्से के पैसे निकालकर नूर को दिया और नूर कुछ हैरान परेशान सी दांत को देखती वॉलेट को देखने लगी। क्या हुआ? निकालो पैसे और मेरे हवाले करो। उससे छिड़का। ये वॉलेट तुम्हारे वॉलेट जैसा क्यों लग रहा? वो परेशानी से झिझक कर बोली। हम्म, कमीना कॉपी कैट तो है, करता होगा मेरे स्टाइल को कॉपी। कॉलर चटक कर उससे कहका लगाते फखरिया कहा। उसके साथ ही सुफियान, शुजी और बलाल शहरी का कहका पड़ा। बेटा तवज्जा फरमा। शहरी ने हंसते हुए उसे नूर की समेत धक्का दिया, जिससे उलझ कर देखा। क्या हुआ? कार्ड पढ़ती नूर के परेशान बौखलाए चेहरे को नासमझी से देखा। आरिफ भाई के पास आपका क्रेडिट कार्ड क्यों? उसे सामने किया। हैं? दाद ने हवनकों की तरह अपने कार्ड को देखा। वो तुझे कॉपी नहीं, टोपी पहना गया। शहरी ने सदमे में खड़े दाऊद के शानों को हिलाया और हंसी हुई नूर को संभालने का इशारा देते वहां से मुड़ा। सईद से वो पहले ही अलविदाई मसाफा कर चुका था। क्या ख्याल है, किसी होटल में रूम बुक करवाएं? परी के कान में झुककर सरगोशी की। वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। सामने दुराब, मिशाल, होरिया, सुफियान जा रहे थे अपनी खाड़ियों की तरफ। इज्जत से चले मलिक पैलेस, वरना पापा को बताऊंगी। उसे धमकी देकर उसकी पहुंच से दूर भागकर फासला कायम किया। चलो घर। दुराब ने उसे हुक्म देते ड्राइविंग सीट संभाली। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं हनी, मत भूलो वहाँ हमारा रूम ऑलरेडी बुक है। उससे गुलाबी गाल छूकर उससे सीट बेल्ट बांधी। पर यह हैरान परेशान सी उंगलियां चटकने लगी और शहरी उसे बेबाक निगाहों से देखता। उसकी जान मजीद फना कर गया कि उससे रूहानसी होकर कुछ कहना चाहूँ भी तो उसके लबों पर हाथ रख दिया। बड़ा सताया है आज दूर रहकर। मुझे 20 बच्चे चाहिए, मत भूलो। वो जिद आकर बोला। वो मुंह चढ़ा गई कि नहीं देने अल्लाह ने 20 बच्चे। वैसे दाद भाई के साथ बुरा हुआ? उससे बात बदली। तुम नहीं जानती डार्लिंग, वो लायक ही इसके था। शहरी हकीकत अब इस बात से तवज्जो हटाकर दाद का सोचना महसूस होता। मजीद परी को उसकी कारस्तानियों की बाबत बता रहा था, जिससे वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। आप ठीक हैं दाद? वो डर में हमेशा उसे आप कहा करती थी, जैसे अभी इस वक्त। उसे कितनी देर खामोश साकिन देखकर जरा सीमा से उसका कंधा हिलाकर बोला। ये हकीकत है बोनी। आली खोखले लहजे में उससे अपना कार्ड वॉलेट थामा। मुस्कान उससे सारे पैसे जो निकाल कर चली गई थी, अपने और हूर के हिस्से के। दुख से कहना पड़ रहा है, जी हाँ। उससे आगे पटपटा कर खाऊं, पर अगले ही पल उसके हलक से चीख बरामद हुई जब से हुर्राहट सुनी। बाहर निकल कमीने, मैं तेरी आंखें नोच लूंगा गद्दार, चोर 420 कहीं के। बाहर निकल, आज मैं तुझे दिखाता हूँ फर्स्ट नाइट। वो आपे से बाहर ढाल रहा था। बुरहान हड़बड़ा कर उसके समेत भागा, जबकि डोर से पुश टिकाए रिएक्शन के इंतजार में खड़े आरिफ का कहका गूंज उठा। ये क्या हरकत है दाऊद, होश में हो? बुरहान ने बांसु पकड़कर उसे झटका देते होश दिलाया। भाई छोड़े, मैं इसका आज कुछ कर दूंगा। इससे मेरी जेब काटी है, नेक की सूरत में इसने मेरा वॉलेट चुरा कर इनके हवाले किया, मुझे लूट लिया है। रोने जैसी सूरत बनाकर वो उसे खुद पर बीता जुल्म बता रहा था। सारी बात समझकर बुरहान ने बामुश्किल अपना कहका दबाया। इज्जत तो सलामत है ना, क्यों लोगों को बता रहे हो? एक आम आदमी तुम्हारी जेब काट गया। उससे झिड़का। दांत का सदमे से मुंह खुल गया। क्या मतलब भाई? आपकी जोजा मर्दनुमा मोहतरमा मेरे सारे पैसे लूट गई, अपने भाई का वॉलेट समझकर। मेरे पास क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। आप जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होकर आप कैसे एक मुजरिम को छोड़ सकते हैं? उसकी धाइयाँ अरूज पर थी। पेशे की बात न करो, मैं कौन सा मुखलिस रहा हूँ अपने पेशे से। खामोशी से चलो, घर बहुत टाइम हो गया है। जानता हूँ कितने गरीब हो। उससे एक नजर बवल चबाती।
सोई हुई फेरी को थामे खड़ी मुस्कान को देखा और दांत से कतरे सख्त लहजे में खोया हुआ। मगर भाई, वो ऐसे कैसे खुद पर जुल्म बर्दाश्त करता हूँ। गलती तुम्हारी है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था जब वो तुम्हारे गले लगा। अब चलो, बहुत हो गया। उससे छिड़का। पर मुझे क्या पता वो इतना आगे का सोचेगा। जिन्हें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद होती है वो हमेशा आगे का ही सोचते हैं, और दूसरे मुखालिफ भी हमेशा आगे रहते हैं। बुरहान ने उससे कहा। दादा मसलता रह गया। जानता था अभी कुछ नहीं करने देगा बुरहान, वरना वो उसकी आज ये रात हसीन बनाता, जग देखता। बहुत महंगा पड़ेगा कमीने, देख लूंगा तुझे। दरवाजे पर हाथ मार दे उससे कहा। दाऊद। बुरहान नूर को सहमते देखकर सरसनिश की। अपनी दहशत चेक कर रहा हूँ। उसे खिसिया कर कहते बोनी को देखा। तुझसे तो पूरे हिसाब लूंगा बोनी कहीं की। वो दांत पीस से बोला। नूर की जान हवा हो गई। मैंने क्या किया? वो बुरहान को दूर देखकर मिनमिनाई। तुम बता नहीं सकती थी ये मेरा वॉलेट है? रात सर रुककर वो उससे से बोला। मैंने कहा तो था दाद। नूर इस इल्जाम पर रोने जैसी हो गई। कहा तो था दाद। उससे नकल उतारी। नूर हवनको की तरह उसे देखने लगी। ऐसे नहीं कह सकती थी। दाद, ये तुम्हारा वॉलेट है, पर तुम्हारे कद के साथ तुम्हारी नज़र भी बोनी हो गई है। वो चल फुन गया। नूर ने लबालब पानी से भरी आंखें एक पल को उस पर टिकाई और दूसरे पल नसें झुका ली। अचानक ही फिजा में उसकी चीख गूंजी जब नूर ने जोरदार लात उसके सफेद पाँव पर रसीद की। जालिम बोनी औरत। वो कराता पाँव पकड़कर दर्द से गोल चक्कर काटने लगा। अब चलो भी दाद। बुरहान ने उसे वहीं लॉन्च में देखकर गुस्से से कहा। उसके साथ ही मुस्कान खड़ी थी। कहाँ? अब की बार वो संजीदा हुआ। नूर ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। घर। बुरहान ने गहरा सांस खारिज कर देखा। आप जाएं, मैं कुछ देर में निकलता हूँ। नूर को साथ लगाते उससे कहा और वो आंसू भरे नैनों से उसे देखने लगी, जो मोहब्बत में हर कुर्बानी के लिए तैयार था। भाई हम आ रहे हैं। बुरहान के कुछ कहने से पहले नूर ने कहा। वो दोनों को देखता पुरसुकून सा हिलाकर वहां से निकला। कहीं और नहीं जा रहे, सीधा घर ही जाना है बोनी। वो सख्त लहजे में बोला, उससे अगली बात को दबाते। मैं भी यही तो कह रही हूँ, सीधा घर जाना है, अपने घर। उसे मोहब्बत से देखकर कहा। तुम होश में तो हो? वो उसके पुरसुकून तासरुआत जांचते हुए बोला। बिल्कुल। अगर अपने घर जाने के लिए होश ठिकाने चाहिए तो मेरे अपने ठिकाने ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल होश में सही सलामत अपने शरीक हयात के साथ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। उसे दांत के चौड़े सीने पर सर टिकाकर लाड से कहा। उस वसी फूलों से सजे लॉन्च में वो तनहा खड़े थे। सॉरी जाना, पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं वहां जाने के लिए। उससे गेट बाजू हायल करके वो अटल लहजे में बोला। पर मैं हूँ दाऊद अलिफ। मुझे अपने घर जाना है, जहाँ मेरे पापा रहते थे, जहाँ मेरे दादा दादी ताया ताई रहते थे, जहाँ अब मेरी फैमिली रहती है। वहाँ मुझे जाना है, प्लीज़ वहीं रहना है। वो जिद्दी भराए लहजे में बोल खोया हुई, अलग से जैसे वह मुश्किल अल्फाज अदा कर रही हूँ। अगर तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो तो निहायत ही फजूल किस्म की कुर्बानी है। मैं हरगिज इम्प्रेस होने वाला नहीं। वो जताकर नागवारी से बोला। तुम्हें इम्प्रेस करने की मुझे क्या ज़रूरत? उसकी नज़रें अपने नकोश पर उलझी देखकर वो शरारत से बोली। ताज समझ कर कहका लगा उठा। चले। उससे मोहब्बत से कहा। बोनी, प्लीज बंद करो। मैं हरगिज तुम्हें अजियत में नहीं देख सकता। उल्तजाया बोला। दाद अपनों के साथ रहने से तकलीफ अजियत नहीं, मोहब्बत मिलती है। वो परजस्सा बोली। बस करो यार, क्या तुम रह लोगी वहां जहां हमने सब कुछ खो दिया था? वो तल्ख होकर नीचे आवाज़ से भड़का। हाँ। वो पुरसुकून मुस्कुराई। उसके हाथ में उंगलियां उलझा कर बोली। मैं रह लूँगी दाद, क्योंकि उन अजियत से ज़्यादा ताकतवर मेरे सरताज की मोहब्बत है। उसका साथ सादा हावी है मुझ पर, उसकी उल्फत चाहिए। ये अजियत कुछ नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि मेरा दाद मेरे साथ है। तुम हो ना मेरे साथ? वो मान भरे अंदाज में कहती पूछने लगी। दाद ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सच्चाई रकम थी। पहली सांस से आखिरी सांस तक, और उसके बाद अगर सांसें मिलेंगी तो वो भी तुम्हारी संगत में गुजारने की रब से इल्तिजाएं करता हूँ। उसका चेहरा हाथ में भरकर वो चाहत से गंभीर लहजे में बोला और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर मोहर सब की। फिर चलो अपनों के संग जिंदगी गुजारने। उसका हाथ थमकर आगे बढ़ी, जहाँ सामने ही गैराज में गाड़ी से टेक लगाए बुरहान बहुत आज से उन्हीं के इंतजार में खड़ा था। अपने छोटे भाई को देखकर वो खिल उठा। चलें।
एक उम्मीद एक आसमान से पूछा कि वो चाहकर नहीं तोड़ सका। जी। उससे सर हिलाकर नूर के हाथ को मजबूती से पकड़ा। सच तो ये था, वो अपनी बोनी को ज़रा सी तकलीफ भी नहीं दे सकता था, पर वो मजबूर कर रही थी, जाने क्यों। बुरहान की गाड़ी वहाँ से निकली और जब उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो उससे आलम विला को मुस्कुराते देखकर दाद के कंधे पर सर टिका दिया। हमेशा दाद ही क्यों कुर्बानी दे, मोहब्बत तो उससे भी की थी। और जब मोहब्बत की जाए तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। जैसे अभी वो तैयार थी मोहब्बत में कुर्बानी के लिए। अपने खुश पत्ते की तरह लरस से दिल को सरजिश करती, लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो सनाशा सड़कों को देख रही थी। और कितनी खुश थी ना आलम के साथ। उसकी नज़रों के सामने उसकी बहन का चेहरा घूमा। अल्लाह का शुक्राना अदा करती वो बोली, फातिह बिल्कुल आलम जैसा है, सिर्फ डिम्पल्स ही उससे हमारे लिए हैं बस। अब मोबाइल में फातिह की तस्वीरें देखकर उससे हंस से कहा। दाद ने एक पुरशौक नज़र उसके चेहरे पर डाली। सबसे पहले छत पर चलेंगे। वो उसके हाथ में हाथ देकर बोला, क्यों? नूर ने उलझ कर फंसा किया। एक पुरानी बीती हसीन याद को ताज़ा करने। उसके लबों की गहरी सुर्खी को देखकर मायने हिजी से बोला। नूर का दिल धड़क उठा। वो चाह कर नहीं कह सके कि दाद नहीं, पुरानी यादों को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और वो कैसे कह सकती थी, यही तो कुर्बानी थी। उससे सामने बुरहान की गाड़ी को देखा, जिससे टर्न अलवी पैलेस की तरफ मुड़ा था, और फिर दाद के हाथों को जो स्टेयरिंग थामे उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे फातिह को पालने में डालकर वो उसके ऊपर कंबल दुरुस्त करती हुई एक अंगड़ाई लेकर अपनी जगह पर आई। चेंज वो पहले कर चुकी थी, बल्कि आलम के जोर पर एक नीम गर्म पानी से बात भी ले चुकी थी, जिससे उसका अंग अंग थकन के दर्द से आज़ाद होता पुरसुकून हो गया था। अब बस एक लंबी तान कर सोना चाहती थी, पर वो आ जाए तभी तो सो सकती थी। उसका इंतज़ार करती वो अपने नाखून देखती मुंह बनाने लगी। कितनी मोहब्बत से बड़े ये थे, एक झटके में सारे शहीद कर दिए उससे। अब तो वो मुंह में भी नहीं डाल सकती थी। उससे मुंह में रखकर सोचा। बहुत खूब। एक और बुरी आदत का इजाफा हो चुका है। बाथरूम का दरवाज़ा धकेलकर वो तौलिए से सर रगड़ता। जब बाहर आया तो नसें सीधा उस पर गईं। उसकी हरकत देखकर वो टोके बगैर कहाँ चुप रह सका। वो देख रही थी और उछल ही तो पड़ी थी। तुम कम ही देखा करो, इसके लिए मैं हूं। उसने जताया और बालों में ब्रश फेर कर चलता हुआ उसके पास बैठा। हाँ देख लिया, अच्छा खासा मेकअप, इतना प्यारा मेकअप किया था, सारा ही सेकंड में उतरवा लिया। देखा आपने, आपके दोस्तों की कितनी हसीन हसीन बीवियां आई थी। मैं तो उनके सामने बिल्कुल जैसे गरीब लग रही थी, जैसे मेरे पास कोई मेकअप ही ना हो, या मैं एक जाहिल हूँ जिसे मेकअप लगाना नहीं आता हो। वो नाक सुखेड़ कर दुख से बोलती, आखिर में भड़क गई। तुम्हारे ये मातम कब खत्म होगा? आलम ने उसकी तरफ करवट लेते सर के नीचे कुशन रखकर ऊंचा किया। हाँ आपको तो ये सड़ा बड़ा मातम लगेगा, खुद बगैर क्लोन या परफ्यूम के जाते, ब्रश भी न लगाते। वो चल कर बोली। ये तो तुम भी लगा कर गई थी, बल्कि बालों का स्टाइल तो मुझसे बेहतर था। हाँ, थोड़ा ओवर था, पता नहीं फूल पत्तियां हीरे निछावर किए थे। बहरहाल परफ्यूम तुम लगा कर गई थी, जिस पर मैंने बिल्कुल रोक टोक नहीं की, हालांकि मुझे करना चाहिए था। इस्लाम में मना है औरत का गैर मर्दों में खुशबू लगा कर जाना। वो उसके बालों को जांचता आम लहजे में कह रहा था। वो रुलैन तड़प गई। दूसरा उसकी मशकूक सी हरकत, मतलब उसे इतना यकीन नहीं था कि वो उसकी इजाज़त के बगैर बाल कटवाएगी। आलम, उससे आजी से तुनक कर पुकारा। बोलो मेरी शहजादी। उसकी कमर में बाजू डालकर करीब करते हुए मोहब्बत से बोला, ये क्या कर रहे हैं, आपको इतना यकीन नहीं मुझ पर? वो उसके हाथ बालू से निकाल कर दुख से बोली। किसने कहा मुझे तुम पर यकीन नहीं? अब की बार उसका लहजा न्याय संजीदा था और पल को सटपटा गई। तो मेरे बाल क्यों देख रहे हैं? उसे झिझकते कहा। क्यों मैं नहीं देख सकता? उसके बालों में उंगलियां उलझाकर उसे झटका दिया, जो बिल्कुल उसके चेहरे के साथ लगी। वो ने हरासा होते उसकी आंखों में देखा, जहाँ नाराजगी अपने जलाल से झलक रही थी। उसकी सांसें खुश्क होने लगी। कौन थी वो? उसके अगले सवाल पर जैसे रूह फना हुई। उसके बालों में पकड़ सख्त नहीं थी, नरम थी, फिर भी वो सहम रही थी। उसकी पलकें झुक कर लरसने लगी और वो बेबसी में लब कुचलने लगी, जैसे सेकंड में ही उसे आज़ाद करवा दिया। "हम्म, मिस ने कहा तो थोड़े कटवा लो, बहुत बड़े हो गए थे। मैं बैठी थी तो नीचे आ जाते थे,
उससे सर पीछे झुककर तकलीफ देता था, इसलिए उसे बेबसी से कहते उससे गर्दन में मुंह छुपा लिया। काटे किसने थे? उसकी पुश्त से लाते वो मोहब्बत से बोला। उसके बावजूद वो डर रही थी, क्योंकि कुछ तो था उसके लहजे में जिससे वो कांप रही थी। वो मेकअप करने वाली ने उसकी गर्दन पर उंगली फेरते हुए वो आहिस्ता से बोली। हम्म। हंकारा भरते हुए वो उसे दूर करता मोबाइल थाम कर उठा। वो ने परेशानी से बैठ कर उसे देखा जो टेरिस पर चला गया था। इन्हें क्या हुआ? वो गहरा सांस भरकर आईने के सामने आती ही अपने बाल देखने लगी। कैसे देख लिए यार, बिल्कुल छोटे तो कटवाए थे, जरा से। वो स्याह बालों का झालर हाथ में थाम कर बोली और बेबसी से छोड़ा तो लहरा कर पूरी पुष्प पर बिखर गई। ये मंजर आलम देखता मुस्कुराया। वो रूम में आया और वो ने ड्रेसिंग टेबल से पुष्ट दिखाकर उसे देखा जो लेटता अब उससे बुला रहा था पास। कुछ देर खामोशी से उसके तासुरात जांचते उससे सोए हुए अपने बेटे को देखा और गहरा सांस भरकर छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। बेड के पास पहुंचते ही आलम ने उसका बाजू उसकी कमर में हाइल करके उससे खुद पर गिरा लिया। धड़कनों के मिलाप पर उसकी आंखें बंद हुई। आलम, ऑफ कोर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? उसके बाजू पर सर रख कर उससे पूछा। वो खुलकर हंसा। जरा नजदीक आओ। उससे कान में सरगोशी से बताया। हुरुलैन सर से पांव तक सुर्ख हो गई। शुक्र मैंने उन्हें कहा नहीं। वो सुकून भरा सांस ले उठी। और मुझे सोना है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खुद को संभाल कर बोली। गिव मी वन टाइट हग। वो दोबारा से मुस्कुराहट दबाकर सरगोशाना बोला। हुरुलैन को सुनकर अजीब तो लगा, पर उस पर शक कौन करे। दरका फुल इंग्लिश बोलती थी और उससे आलम को भी उसके साथ इंग्लिश में गुफ्तगू करते सुना था। तब उसे दरका के तासुरात से कहीं से भी नहीं लगा उसका शोहर गलत इंग्लिश बोल रहा है, बल्कि वो बड़ी तवज्जो सादितमंदी से उसे सुन रही थी, जैसे उसके सामने कोई बड़ा ऑफिसर बोल रहा हो। हुरुलैन को देखकर खुशी भी हुई और फख्र भी। तभी तो वो गर्दन अकड़ाए चलती आलम के साथ खड़ी हुई थी कि ये फरफर इंग्लिश बोलता हुरुलैन का शोहर है और वो उसे भी तो सिखा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख जाएगी, तभी जिद करके सबके साथ यूं फरफर ही इंग्लिश बोलेगी। वो सोचकर मुस्कुराई। विल यू किस मी एंड गिव मी वन टाइट हग? सरशारी से उससे शपे बगैर कहते उसके सीने पर सर रखा और कमर से बाजू हटाकर अपनी दही उसे मुझे सोना है बोला था। वो इतनी खुश थी कि कोई इंतहा नहीं थी। वो दो दो जुमले इंग्लिश के बोल चुकी थी बगैर उर्दू का सहारा लिए, पर बीच में और आ गया। उसके दिल से होक उठी। आलम, और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे सर उठाकर पूछा जिसका चेहरा कहकर दबाने से सुर्ख हो गया था। और को? उससे जैसे पूछा हालांकि जुमला तैयार था। हाँ ना, मैं फुल इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ, उससे मासूमियत से कहा। ओ। उससे समझते सर हिलाया और उसके बालों की लट को कानों में अड़सा। फिर जुमले के हिसाब से इसमें और को इंग्लिश में प्लीज पढ़ा जाएगा। उससे कहने पर होरला ने ताज्जुब से देखा। है, ऐसा होता है? यस डार्लिंग, इंग्लिश ग्रामर। अब बोलो पूरा जुमला। उसके बालों को हाथों पर लपेट कर उससे कुछ करीब किया। विल यू किस मी प्लीज गिव मी वन टाइट हग? वो पूरी तरह इंग्लिश में दोनों जुमले अदा करके खिलखिला उठी। उसके साथ ही फिजा में आलम का जानदार कहकर गूंज उठा, जिस पर फादर कसमसाया और हुररैन ने बौखलाकर उसके मुंह पर हाथ रखा। क्या कर रहे हैं? उससे कोरा और आलम ने उसके लबों को देखा। अमल। सरगोशाना कहते उससे एक मजबूत हज़ार उसकी कमर में हाइल करके उसे झटके से साथ लगाया और दूसरे पल सीने से लगाकर उसके चेहरे पर झुका। हुरुलैन ने आंखें मीच ली। धड़कनें कानों में शोर मचाने लगी, जबकि वो मुतबस्सम सा उसे सच बताने की हरगिज गलती नहीं कर सकता था, वरना वो रोज़ ऐसे कैसे कहती जिसे सुनकर उसके वजूद में सरूर सा फैल जाता था। ये तेरी इंग्लिश तुझे ले डूबेगी आलम में। वो दिल में सोच रहा था। वो जैसे ही इंग्लिश में मुझे सोना है कहती, आलम हंसकर उस पर गिरफ्त सख्त कर जाता कि आखिर में उससे थक कर खुद को उसके सपोर्ट कर दिया। वो जानदार कहका लगाकर उसे खुद में समेट गया। दरवाजे से शोर के खत्म होते ही आरिफ हल्का सा मुस्कुराकर सामने सजी गुलाबों भरी सेज पर घूंघट में सर झुकाए बैठी अपनी दुल्हन को देखने लगा, जबकि उसके भारी कदमों से सिम्मी का दिल फिर से धड़कने लगा था। उसकी हथेलियां पोर पर पसीना होने लगा। उसके सामने वो मंजर घूमा जब वो बगैर शर्ट के उसके अतराफ दोनों हाथ दीवार पर रखे झुका था और फिर उस रात भीगे वजूद के साथ
उसके चौड़े तवाना वजूद को सोचते वो छुरछुरी ले उठी। उससे गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया अस्सलामुअलैकुम। और फिर सलाम करते फूलों की लड़ियां हटाकर बेड पर कदरे फांसी पर बैठा। सिमी ने मुंतशिर धड़कनों से महज सर हिला दिया। मुझसे छोटा है, मैं क्यों डर रही हूँ? उसने एक बार फिर खुद को बावर करवाया। नतीजतन उसकी सारी गुस्साहियों, उसका रोब दबदबा, एक एक मंजर हरासा करता उसके दिमाग पर समंदर की लहरों की मानिंद फैला। कितने ही लम्हात यूं ही सिरक गए वसोहेस खामोशी में, जिसमें मदम सी सांसें एक सांस की मानिंद लग रही थी आरिफ को, जिन्हें वो चाहत से खामोशी से सुन रहा था, जैसे उनमें ही जिंदगी का राज हो। तो फिर कुछ कहना है? शरारत से कहते उससे उसका हाथ थामा। उसकी पुरहिद्दत लम्स पर सिम्मी काम करे गई। गर्म चाहत भरा लम्स उसके पूरे वजूद में सरसराहट कर गया। "क- क्या?" उसे झिझक कर कहते अपना हाथ फिलफोर खींच कर निकाला उसकी गिरफ्त से, जिसकी नरमी को वो अपने अंदर में महसूस कर रहा था कि सिम्मी की धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। "वैसे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है।" उससे खुद को संभाला और नॉर्मल किया। बहरहाल वो उससे छोटा था। आह, आपको पसंद आई, मेरे लिए सादत की बात है। फ़कीर की सदा किसी दिल को ही भाती है, और दिल यकीनन खालिस होता है। वो गंभीर लहजे में बोला। सिमी मुस्कुराई। वो बातें बिगाड़ने में माहिर था, जिसे मानने से उसे कोई आड़ नहीं थी। माशाअल्लाह। वो सर झुकाए बैठी थी। दफातन उससे पहल करते उसका घूंघट उठाया और दूसरे पहल जैसे साकत महबूद सा रह गया। हसीन तो सही आलम की बहन थी ही, जिस पर दुनिया का स्याह दरिंदा अपना आप हार बैठा था। पर आज वो जो अपने शरीक हयात के लिए फूर फूर सजी थी, यूं मालूम हुआ जैसे परिस्तान से कोई भटकी हुई परियों की मलका रास्ता भूलकर उसके पास आ गई हो। वो बेसाख्ता माशाल्लाह कह बैठा, जिस पर उससे कोई हफ़्वत नहीं थी। वो थी ऐसी कि उसे बैठकर सजदों में रब की तारीफ करनी चाहिए थी, जिससे उस दोशीज़ा को बनाया था। आप किस कदर हसीन हैं सिम्मी। उसके कामते लरज से हाथ को अपने पुरहिद्दत हाथों के हसार में लेकर होले से दबाया। उसके लम्स पर सिम्मी के पोर पोर में जैसे करंट फैल गया। उसे कसमसा कर अपने हाथ आज़ाद करवाने चाहिए, पर वो कहाँ तैयार था आज आज़ादी के लिए। "क्या तुम हुस्न परस्त हो?" सिमी ने उल्टा सरासीमा नजरों से देखते पूछा, जिस पर आरिफ का जानदार कहकर उसे हफ़्वत ज़दा कर गया। था तो नहीं, पर अभी इस वक्त अपनी दुल्हन को देखकर ये दौरा ज़रूर पड़ा है। और बंदा हूँ भाई, रब ने इतनी हसीन बीवी दी है, क्या मैं हुस्न परस्त नहीं हो सकता? उसकी थोड़ी अंगूठी से ऊंची करके उसकी आंखों में देखा। सिमी ने जैसे ही हिम्मत करके उन शहद रंग आंखों में देखा, माहौल का फसूं, गुलाबों की महक, रात की तन्हाई, उसमें उसकी आंखों में जज्बात के ठाटे मारता समंदर। वो रूह तक लर्ज उठी। बेसाख्ता ही उसका हाथ थोड़ी से हटाकर पीछे खिसकी। ये फितरी हया थी या खौफ वो समझ नहीं पाया, पर सिमी उसके पाकीज़ा मोहब्बत के जज्बात से खौफज़दा नहीं हो रही थी, बल्कि उस शरीर लड़के के अगले कदम से झिझक रही थी। उसके दिल में एक मकान तामीर हुआ था, जिस पर आरिफ का नाम लिखा हुआ था। तब से जब से उससे जाना कि उससे निकाह ज़बरदस्ती करने में उसकी ज़िद्दियाँ जोर मर्दान की नहीं, बल्कि उसके भाई का सौंपा हुआ मान, भरोसा और इख्तियार था। उसके भाई की रज़ा शामिल थी उस निकाह में। वो सोचकर बीते हादसात से कदरे पुरसुकून थी, पर जब जब उसकी शरारतें गुस्साखियाँ याद आती, वो झुरझुरीली उठती। हयात से उसकी पलकें भारी होकर उठने से माजरत कर लेती। खौफज़दा है मुझसे? उससे पूछे दिल से पूछा। सिमी पर गर्म पानी आ पड़ा। नहीं, मैं नहीं खौफज़दा। मैं क्यों होने लगी खौफज़दा, वो भी तुमसे?" जवाबन वो जो बोली, आरब को झटका लगा। वो हैरत ज़दा हुआ। हैं? क्यों? आपको आने वाले लम्हात से कुछ कुछ हो नहीं रहा? वो डायरेक्ट उसके चेहरे पर झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ता बोला। इस अचानक की अवदात पर सिमी की खुटी खुटी चीख निकल गई। धड़कन की धक धक उसके कानों में क्या पूरे रूम में सुनाई देने लगी, जबकि उसकी हालत को देखता आरिफ आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। "ये क्या कहना है खौफ बाबत? मैं क्यों डरने लगी? तुम मुझसे छोटे हो।" फिर के तनफ्फुस को संभालते वो डट गई, पर हारी नहीं। हाँ, ये भी खूब कहा। आरिफ का उसके जवाब पर जोरदार कहका पड़ा। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसकी फ्यूचर की बीवी ने उससे बेटा कहकर मुहातिब किया था। वो महसूस होता कह के लगा रहा था
और सिमी का दिल किया कहीं छुप जाए, क्या ज़रूरत थी उसके मुंह लगने की। दिमाग से आ रही तो वो पहले ही था। अब आपके क्या ख्यालात हैं? मौन वो खामोश होकर एकदम हाथ बढ़ा दे, उसकी नतली के हीरे को छूता हुआ गंभीर लहजे में इस्तफार करने लगा। यकायक उसका लहजा जज्बात से बोझल हो गया कि सिमी की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट फैल गई। आरिफ ने आहिस्ता से उसकी कलाई से उन भारी चूड़ियों को उतारा। वो उसके लम्स उसके कदम से लरस रही थी। उसका पोर पोर पसीना था, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं कि वो क्या करने लगा है अब। मैं फ्रेश हो लेती हूँ। उससे एक मरी हुई कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं। वो ऐसा बन गया जैसे उसे सुना ना हो, और मज़ीद कुछ कहने की सिम्मी में हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी उंगलियों के पोरों के लम्स से वो अब तक काँप रही थी। मुझे आपके चेहरे के काबिल कुछ न लगा इस दुनिया में कि आपको मुंह दिखाई के तौर पर दे सकूं, क्योंकि रब के नूर का काबिल तो अब इंसान कुछ बना ही नहीं सका। बस आपके शौक को मद्देनजर रखते एक हकीर सा तोहफा है मेरी तरफ से, मेरी जमा पूंजी का। वो उसके गाल सहलाकर कहता उठा। अपने गाल पर उसके लम्स से वो धक धक करते दिल के साथ अपने गाल को छूने लगी। कितना पाकीज़ा लम्स महसूस हुआ उसे ये। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रब ने वाकई सबर के इनाम का जो वादा किया था, वो जितना सबर बढ़ा है उस कदर इनाम बढ़ा देगा। और उसे इनाम के तौर पर इस कदर पाकीज़ा शादी को देते उस पर एहसानों का बोझ डाल दिया था कि वो सारी ज़िंदगी शुक्राने की नवाफिल अदा करती रहे तो भी कभी एहसान न चुका सकेगी। वो अलमारी से एक सुर्ख बड़ा केस उठाता उसके पास आकर मुकाबिल बैठा। इस बार वो पीछे नहीं हटी, ना ही सिमटी। खुद में हाँ हया से पलकें जरूर लरस रही थी। आरिफ ने एक मोहब्बत पाश नजर उस पर डाली। सिम्मी, मैं अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि आपके काबिल बन सकूं या आपके हसूल का सोचता। आप तो मुझे एक पाकीज़ा हीरा लगती थी, जिसकी चमक मुझे इस तरह खींचती थी कि मैं चाहकर भी अपनी कदम झकड़ नहीं सका। मैं मजबूर हो गया और खुद को अपने दिल को आपके शहर में कैद होने से बचा ना पाया। नहीं बचाना चाहा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना कहूँगा कि मुझ में हज़ार किस्म की बुराइयां हैं, पर मेरा किरदार साफ है और मैं सिर्फ आपके लिए है। मैंने अगर किसी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा है तो सिर्फ आपको, जिसको जीवन साथी के रूप में देखने की चाह की, वो भी आप थी। ये मत सोचिए कि मैं बुरा हूँ या मैंने जो आपके साथ। उसके बाकी के अल्फाज सिम्मी के हाथ ने मुंह में दबा दिए जब उससे तड़प कर उसके मुंह पे हाथ रखा। और ये बेसाख्ता हरकत थी जिस पर वो खुश अश्तर थी। तो तुम बुरे नहीं। वो हया से सिमट कर सिर्फ इतना ही कह पाई। आरिफ पर जैसे पहाड़ सा वजन उठा लिया गया था। वो जिस हज्जे में था कि सिम्मी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं, या वो मजबूर है या उसे मजबूरन उसका साथ सफ़र बांधा हो। पर लम्हे के लिए उठी उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो तक सरशार हो गया। मसरूर सा झूम उठा। फिर कुछ कहो। उसकी हया से लबरेज आवाज़ से उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा की कि वो बोले और वो खामोश सा सुने, पर वो कुछ नहीं बोली। आरिफ शिकवा को नजरों से देखता दिल महसूस होकर रह गया। सिमी उसकी हालत पर बेसाख्ता हंसी। दिमाग से आ रही, वो बड़बड़ाई। हाँ, दिमाग से आ रही तो आपने कर ही दिया है जाना। उससे एकदम झुककर उसकी नतली की मोती को छू लिया। और वो पल जब उसके धमकते लब गर्म सांसें सिम्मी को चेहरे पर महसूस हुई, वो जी जान से लरस गई। धड़कनें मुंतशर हुई और तनफुस पल में बिखरा। जबकि वो उसके हाल से अनजान बनने की कोशिश करता, उसकी सफ़ेद मरमरी कलाई में सतरंगी चूड़ियां पहनाने लगा था। सिम्मी ने जरा सी पलकें उठाकर देखा, और वहाँ निहायत नफीस सी चूड़ियों के बीच एक भारी कंगन भी था जिस पर एक भारी हीरा जुड़ा था। उससे सवाले नजरों से आरिफ को देखा। बताया था ना कि मेरी जमा पूंजी है, इनमें सब रंग है चूड़ियों के। इन्हें खुद से कभी अलग मत करना। मेरा दिल तुम्हारी इन कलाइयों की खनकती चूड़ियों में कैद है, उन्हें सूना मत करना। वो चूड़ियां पहनाकर उससे कलाइयों पर लपकता बोला। समय की पलकें एक बार फिर झुककर सजदा सेर हुई और सर मध्यम से चंबिश में हिला। मैं ज़्यादा बातें नहीं बिगाड़ूंगा, बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी संगत में ये सफ़र करने के लिए तैयार हैं? उसका हाथ थामकर वो बड़ी चाह से स्वसार करने लगा। सिमी को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। वो उसके भाई की पसंद था, उसकी इज्जत करता था। रब खुद राजी था इस सफ़र के लिए, उसके लिए रब का इंतखाब था। तो वो क्यों नाशुक्री करती अपने रब की। उसकी इतनी जरूरत कहाँ थी कि वो किसी की मोहब्बत को ठुकराए
और मोहब्बत भी वो जो पाकीज़ा महरम की हो। उसे हया से बल्कि झोंकाकर सर असवाद में हिला दिया। तभी मानो आरिफ को जैसे दो जहानों का हर्जाना मिल गया था। क्या मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगी सिम्मी जी? वो शरारत से खोया हुआ उसने उसके सामने हाथ बढ़ाया। सिमी को पहले से अंदाजा था, तभी तो भाई की पसंद पर फख्र महसूस हो रहा था। उससे बगैर झिझके एक पल भी नहीं लगाया उसके हाथ में हाथ देने से। एक खुशगवार हैरत मोहब्बत से उसका हाथ थामे होले से दबाकर उसके चेहरे पर पहले हया के तमाम रंगों को पुरशौक निगाहों से देखने लगा। क्या मैं समझूं आपको दिमाग से आ रही जाली अरबी पसंद आए है? उससे हंसकर पूछा। सिमी भी होले से मुस्कुराई। वह हया गुलनार होते चेहरे के साथ आंखें पलकों बंद कर ली। पलकों के उस पार एक खूबसूरत जहान आबाद था और पुरसुकून जिंदगी उसके वेलकम के लिए बाहें फैलाई खड़ी थी। और सबसे वासिया चेहरा उस इंसान का था जो उसका हाथ थामे अपनी शहद रंगी आंखों में लातदार जज्बात मोहब्बतों के मान दिल की धड़कन का राज बना खड़ा था। वो भी उससे यही पूछ रहा था, क्या उससे ये आरब कबूल है? सिमी का दिल उसे इस हदशे से निकालना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि हाँ आरिफ, तुम्हें समिया कबूल करती है। ये अल्फाज उससे सोचे थे, पर बेहूदी में जाने कैसे जुबान ने भी साथ बगावत करते अदा कर लिए। यही तो शरीक हयात का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने महरम की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, उनके मान को सर का ताज बनाकर पहने, जिसे न तोड़ सके ना ही उतार। उससे अपना वक़ार आबरू समझे। जो अपने शरीक हयात की मोहब्बत से मुँह फेरती हैं, उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। अल्लाह पाक दुनिया की हर औरत के दिल में अपने हमसफ़र के लिए चाहत की दुनिया आबाद रखे, उन्हें घुमराव फरेबी भेड़ियों से बचाए। ऐसे ही हर मर्द के दिल में अपनी पाकीज़ा दामन शरीक हयात के लिए मोहब्बत आबाद रखे। आमीन। इस सिगा के रिश्ते में छुपी मुक़द्दस मोहब्बत को अल्लाह भेड़ियों की भेंट चढ़ने से महफूज रखे। मेरा मालिक निकाह मोहब्बत को हमेशा आबाद कायम दायम रखे। दुनिया की तमाम लड़कियों को गुमराह फरेब अंधी खाई शहद की चाशनी में डूबे लहजों से महफूज रखे। जो दर हकीकत एक जहन्नुम की आग है, वो जिसमें कोई नहीं बचा सकता जलने से। अल्लाह पाक इस्लाम की शहजादियों की आबरू कल को मैली नज़रों से महफूज रखे। माँ बाप शोहर के फ़ख्र मान को सलामत रखे। आमीन। फ़ख्र मान अपनों पर किया जाता है और अपने वही जिनसे उम्मीदें होती हैं। और अल्लाह पाक अगर बंदी की कहीं उम्मीद बंधवाता है तो वहाँ दिल का रिश्ता होता है। जैसे कि एक बाप का बेटी, भाई का बहन, शोहर का बीवी से। ये तीन मान भरोसे की आखिर में जीती जागती मिसालें हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि शहद की चादर ओढ़े गुलाब ने उनकी ज़ुबान पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो रास्ता देने वाले इंसान होते हैं। इस गफलत में डूबे भेड़िए ना सिर्फ इस्लाम के मान उनकी शहजादियों से चलते हैं, बल्कि इस्लाम के अव्वल दुश्मन हैं। उसका फ़ख्र उसकी शहजादियों के ताज उनकी आबरू नोचने की जानशीन कोशिशों पर कमर बस्ता है। पर वो वाहिद रहमान रहीम अपनी रहमत नाजिल करता रहता है। वो कभी इस्लाम का सर झुकने नहीं दे सका। उसका आज भी सर फ़ख्र और मान से बुलंद है, क्योंकि उसकी शहजादियाँ इस्लाम के असूल मुताबिक पाकीज़ा रिश्तों में बनकर अपने इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं और अपनी पाकीज़गी के साथ अपने शोहर का घर आबाद करती हैं। जो चार दीवारी पर्दे को अपना जेवर समझती हैं, ना कि घुटन। उससे हाथ थाम कर उसे बेड से उतारा। संभल कर। लहंगा दुरुस्त करते वो करदरे लड़खड़ा गई कि फ़ौरन से आरिफ ने उसी कमर में बाजू डालते उसे संभाला और गिरने से बचने के लिए सिम्मी ने उसे कंधों को थामा। धक धक करते धड़कनों के मेलाप पर यकलक दोनों के चेहरे सुर्ख पड़ गए। खुशबू से नहाया हुआ और नाजुक सा वजूद जब उसके चौड़े सीने से लगा, आरिफ का दिल बगावत करता मचल उठा और सिम्मी को भी एसी की कूलिंग के बावजूद पसीना आने लगा। वो लहंगा पाँव के नीचे आ गया था। ना चाहते हुए भी उसे सफाई दी। आरिफ ने मुस्कुराते उसके हया शर्म से सुर्ख चेहरे को देखा। उसके सुर्ख रंग होंठ कपकपा रहे थे। पलकों में तेजी से लर्जिश उतरी। एक सेकंड भी अगर वो उसके मुकाबिल यूं करीब खड़ा रहा जहाँ उसकी मदम सी सांसें उसकी धड़कनों में तलातम बर्पा कर रही थीं, उससे लगा वो जज्बात के बेलगाम घोड़े से सब खो देगा। उसका यूं करीब आना और उसकी नजरें फेर देना भी तो एक तौहीन लगी उसे। उसे झुककर उसके माथे पर अकीदत भरी मोहर सब की।
तुमसे नजरें फेरना मुझे अपनी तौहीन लगती है। वो सरगोशी में बोला। सिमी मुस्कुराती नसें झुकाए लहंगा थाम कर उसके हजार से निकली। वो वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालकर सर झुकाए ही बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे आरिफ लब दांतों में दबाए उसे सामने बैठा कर देखने की ख्वाहिश पर सबके पहाड़ बैठाए। बालों में हाथ फंसा कर खड़ा बाथरूम के बंद दरवाजे को तक रहा था। उसे पाकर वो यूं खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था जैसे वो कभी अकेला था ही नहीं। उसे अपनी दुनिया फूलों से महकती महसूस हो रही थी। उसके ख्वाब सजाने वाली, उसके हमकदम चलने वाली उसकी शरीक याद आ गई थी जो उसके तन्हाइयों की साथी बनने वाली थी। आरिफ को अपनी मंजिल मिल गई थी। जिससा समिया को रब की मोहब्बत शुक्राने की नवाफिल अदा करते वो अपनी मर्जी से उससे 2 कदम पीछे खड़ी थी। हालांकि आरिफ का काफ़ी असरार रहा कि वो उसके साथ खड़ी रहे, पर वो नहीं मानी। वो अपने सरताज के साय में रब का शुक्र अदा करना चाहती थी जिससे उसे इस कदर इज्जत भरी जिंदगी से नवाजा था। दुआ में हाथ उठाते वो रो पड़ी। उसे वो स्याह रात याद आई जब वो पागल एक तहखाने में कैद होती थी। उससे उस वक्त खुद को देखा जहाँ सामने ही उसके जोड़ी वसी मजबूत पुष्प वाला उसका सरताज था जो उसके वजूद के नहीं उसके दिल के असूल के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। उसकी मोहब्बत कितनी पाक थी, बगैर हवस की पाकीज़ा मोहब्बत उसके नसीब लिखी गई थी। वो रब की रहमतों की एक जीती जागती मिसाल थी। दुआ के बाद जब उसे सजदे में गिराया शुक्राने के आंसुओं से रोती चली गई। उसका दिल किया सारी जिंदगी यूं ही सजदा करती रहे। उसे सजदा करने में भी कितना दिल का सुकून था जिन्हें अल्फाज में तो कदे बयान नहीं किया जा सकता था। वो पास आकर बैठा तो उससे मुस्कुराते सर उठाकर उसे देखा। आरिफ ने आहिस्ता से मुस्कुराते उसकी गोद में सर रखा और लेट गया। वो मुस्कुरा दी आसूदा मुस्कुराहट के साथ, जबकि उसकी नाजुक मरहूदी उंगलियां धीरे से उसके घने बालों में सिरकने लगी। आरिफ के रूह में सुकून की ठंडी लहरें उठने लगी, जबकि उसकी सुकड़ी आंखें उस पर टिकी थीं जैसे उसके अंदर का हाल जानना चाहता हो। वो चेहरा शनासाई था, आसानी से भेद जान लेता था। सिम्मी, मैं इतना जिंदगी में कभी पुरसुकून खुश नहीं हुआ जितना आज आपको पाकर हुआ हूँ। उसके हाथों को लबों से लगाते हुए बोला, ऐसा क्या है मुझ में? वो मध्यम आवाज में बोली। उसके बचकाना सवाल पर आरिफ हंस पड़ा। ये पूछें क्या नहीं आप में आरिफ का? मेरा सुकून, मेरा इकरार, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी मंजिल हैं आप। क्या आप भी जानना है कि ऐसा आप में क्या है जिसने इस आरिफ को असीर बनाया है? वो उठकर उसके माथे पर मोहर सब करता हुआ बोला, क्या? वो जानने के लिए मुतजस्सिस हुई, बल्कि बदसतूर झुकाए ही रखी। आपकी पाकीज़गी। वो आहिस्ता से बोला। समी ने तड़प कर उसे देखा, जिनमें बेतबारी देखकर वो उसकी नादानी पर हंसा। हाँ समिया, मुझे आपकी पाकीज़गी ने असीर किया है। ये इश्क की असरात मैंने ऐसे ही तय नहीं की। इसमें आपकी पाकीज़गी ने मुझे पाक रखा है। वो बोल रहा था और सिम्मी की आंसू बह निकले। वो उससे कहना चाहती थी कि वो कहाँ पाक है, उसे कब पाक छोड़ा उन दरिंदों ने, क्या वो जानता है? समिया एक रूंधी नोची हुई औरत है। खौफ की एक शदीद सर्द लहर उसके वजूद में दौड़ी। वह हरासा लर्ज कर रह गई। अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएगी, शायद फिर कभी नजर नहीं उठा सकेगी उसके सामने। आरब, मैं कहाँ पाकीज़ा हूँ? उसे लड़खड़ाती जुबान से बामुश्किल ये जुमला अदा किया। ऐसा कभी मत सोचना सिम्मी। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की पाकीज़ा औरत तुम हो, जिसे मैंने अपनी शरीक हाथ बनाने की ख्वाहिश की थी अल्लाह के सामने। उसके लबों पर उंगली रख के आरिफ ने उसकी बकिया अल्फाज हलक में ही दबा दिए और जो बोला उससे सिम्मी रोती उसके सीने में सिर छुपा गई। आरी, कभी जो पछतावा हो तो मुड़कर मुझे मत देखना प्लीज, वो सिसकती बोली। आरिफ उसे बाजू में समेटता हुआ उठा और चाय नमाज भी साथ उठाकर एक तरफ एहतियात से रखी। वो उसे लिए बेड की समेत पड़ा। सिम्मी की धड़कनें बेतरतीब सी हो गई। पछतावे अव्वल तो मुझसे ऐसे भागते हैं जैसे मैं उनके घर में घुसा हूँ। वो कहकर हंसा। और अगर हैं भी तो सिर्फ इसके कितने हसीन लम्हात हमें रब ने मुहैया किए थे साथ तनहा गुजारने के लिए, सब आपकी बेवकूफ़ी की नज़र हो गए। उसे बेड पर डालकर उसके अतराफ में हाथ टिकाए उस पर झुका मुंह बनाकर बोला। सिम्मी की आंखें फैली। नहीं, मतलब वो उसे और क्या आगे बढ़ने दी थी? उसे गुस्से से सोचा। सोचे तो सही, कितने प्यारे प्यारे लम्हात थे उस दिन जब अपना हाकर सफ़ेद ड्रेस में निकली थी रूम से। उफ,
उससे इस अंदाज में कहा कि सिम्मी के हाथ मुंह काम गए उसकी बेबाकी पर। क्या बदतमीजी है। वो उसे पीछे धक्का देकर करवट बदल गई। उसका अंदाज काफ़ी दिलफरेब था, जिस पर आरिफ कहका लगा उठा और सिमी अपने यूं बेझिझक होकर उसे पीछे धकेलने पर हफसदा हो गई। पर वो क्या करती, उसे इतना फ्री कर दिया था दोस्त बनाते कि आज वो पहली रात इतनी बेतकल्फी बेसाख्ता बरत गई। क्या हुआ जाना? अभी तो और सुनो। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिनमें आपने अपने दिमाग से आरी को बिल्कुल आरी बना दिया था। उसके पीछे से कान पर बिल्कुल झुका सरगोशी में बोलता उसे तंग करते लुफ्तंदोज हो रहा था। मैं आलम। वो हस्बे आदत जुमला बोलते एकदम रुकी और जुबान दांतों में दबा ली। पर दूसरे ही पल रूम में छत पार कहकर गूंज उठा। आपकी अल्लाह के लिए अर्ज है। अलसाले साहब ने आपको खुद मुझे अल सौंपा, ये कहते कि जा बेटा, तेरा अलिश्क जोर है। वो महसूस होता हंसते हुए बोला। सिमी शर्म से लाल पड़ गई। बंद करो अपनी जाली अरबी। वो चिढ़कर करवट उसकी तरफ लेती गुस्से से बोली। पर दूसरे ही लम्हे उसका दिल धक से साकित हुआ। उसकी आंखें देखती जहाँ मोहब्बत के बादल बरसने के लिए उसके इख्तियार से बाहर हो रहे थे। ये किया है ना कल वाला काम? बेडशीट से सुर्ख गुलाब की पत्तियां उठाकर उसके शहाबी चेहरे पर डालते वो भारी सरगोशी में बोलता उसकी धड़कनें मुंतशिर करके आओ। समिया के हयात से पलकें भारी होकर झुक गईं। वो उसके दुखते लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, जो आहिस्ता से पत्तियों को समेट रहे थे। रोशन सुबह जैसा रूम दफातन अंधेरे में डूब गया और आहिस्ता से लैम्प की मध्यम नीली रोशनी रूम में फैली। इस फसूखेज माहौल में समय की बिगड़ी सांसें उसके और करीब हो गईं। जब आरिफ ने बीच के तमाम फासले एक झटके से उसकी कमर में मजबूत बाजू डालकर समेट लिए, वो सीधा उसके सीने से टकराई। मध्यम सांसें ली थी। समिया ने आंखें मूंद ली और खुद को उसके सपोर्ट कर दिया। वो उसे अपनी दस्तरस में लेकर मगरूर होता मुस्कुराया। गिरफ्त तंग करते उससे उसका चेहरा थाम कर ऊंचा किया और आहिस्ता से उसके तकिए पर डालकर उसके चेहरे पर झुकते अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाने लगा। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। चांद बादलों की ओट में शर्माता हुआ छुप गया, पर बादलों के शरीरपन पर जैसे खिलखिलाते सितारे चकमक करने लगे थे आसमान पर। वो उसकी बेतहाशा मोहब्बत की बरसात में पोर पोर भीग चुकी थी, उसकी सरगोशियों पर सिमट रही थी, तो कभी शर्मगीन मुस्कुराहट के साथ शर्मा जाती। आरिफ ने अपनी मोहब्बत को अपने आगोश में समेट कर पुरसुकून होता मुस्कुरा दिया। यह आसूदा मुस्कुराहट गवाह थी कि आगे उस पर आँच भी आने नहीं देने वाला था। उसे दुनिया की हर खुशी देने वाला था जिसकी वो मुस्तहिक थी। ये एहसास ये अनोखा था कि वो उसके लिए बनाई गई थी, इतनी खास, इतनी पाकीज़ा, जिसके चेहरे को देखते ही उसके दिल उस नूर पर धड़क जाता था जो रब ने उसके चेहरे पर उतारा था। उसकी ज़िंदगी में महदूद सी ख्वाहिशात थीं, जिनमें सरफहरिस्त पर समिया, आरिफ और उससे जुड़ी खुशियाँ थीं। वो खुशियाँ उसकी बहन उश थी अपनी ज़िंदगी में, और अब वो अपने मताए जान को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वो समिया आरिफ को अब खिलखिलाते देखना चाहता था और उसे यकीन था ये ज़रूर मुमकिन होगा। वो पुरसुकून उसके चौड़े सीने पर सरक के लेटी थी, आसूदा मुस्कुराहट सजाए सोचती कि एक पुरसुकून सुबह उसकी मुंतज़िर होगी जहाँ मुकम्मल खुशियाँ उसे मिलने वाली थीं। दफातन उसकी शरीर सरगोशी पर वो शर्मा कर चेहरा छुपा गई और रूम की फिजा में आरिफ का मुस्कुराता कहका गूंजा। हाँ, मेरा रब किसी को खाली दामन नहीं लुटाता, देर सवेर झोली भर देता है। तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है मिस्सू? मुस्कान को बाहर से आता देखकर बुरहान उसके सुख चेहरे को देखता तड़प कर उसके पास पहुंचा। दाद नूर भी हैरान परेशान उसके पास आए, जहाँ मुस्कान की नाक से एक नन्ही सी खून की लकीर बह कर निकल रही थी। नूर के हाथ पांव फूल गए। ये क्या हुआ आपको मिस्सी? नूर ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं। वो हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम पर हाथ उठाए? मुझे बताओ, मैं टांगे तोड़कर ना काट कर तुम्हारे कदमों में लाया, मेरा नाम दाद नहीं। दाद एकदम भड़क कर बोला। उसका जलाल देखने लायक था। मुस्कान की बात बीच में ही रह गई। दूसरी तरफ बुरहान परेशान सा पास खड़ा उसका चेहरा तक रहा था, जैसे ये मामूली बात हो। हाँ, मामूली ही बात थी। उस साइको औरत के लिए खून हरामा दरकार थी ब्यूटिशियन का एड्रेस पूछने, और हुरुलैन को सलाह दी कि बाल कुछ कटवा लो। इसी साइड की तरफ से आई थी चैलेंज देने कि उससे दूर रहूं। उससे मुकम्मल बात बताई। नूर ने हैरत से देखा। साइड? वो खामोश से जीजू। उसे यकीन नहीं आया। जो अल्फाज अदा करते काफ़ी कंजूसी से काम लेता था।
यासिफ जैसे हुरूलैन से ही बात करने का वादा किया हुआ था, वो दरका को भेजेगा मुस्कान को वार्न करने इस अंदाज में। अलबत्ता दाद की सीटी दरका नाम पर ही गुम हो गई थी। कौन है दरका? बुरहान ने हैरत से पूछा। उससे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कहीं सुना हूँ। मुस्कान ने खामोश खड़े दाद को सवाल निगाहों से देखा। वो डरकोला, मेरा मतलब दरका फातिह आलम की केयर टेकर है। उससे अपना लहजा बामुश्किल नॉर्मल रखा, वरना कमर जैसे अभी फिर से दर्द करने लगी थी। ओह, पर उसे तुम्हें क्यों मारा? बुरहान अब हकीकतन उलझाऊं। मैंने मेरे बच्चे को मशवरा दिया था कि बाल थोड़ी कटवा ले, इसलिए दरगाह सही की तरफ से आई थी। मैं जैसे खुले गेट से पूछा कौन, तब अचानक उससे मेरे मुंह पर वार किया और कहा कि ये वार्निंग है साहिर आलम की तरफ से, उसकी बीवी से दूर रहूं। और फिर मोदब होकर उस ब्यूटिशियन का एड्रेस पूछा। मैंने भी दो मुक्के साथ मारकर बता दिया, पर उस मोटी ने दूसरा मुक्का मुझे भी मार दिया। वो नाक भूमि चढ़ाकर बोली। सारी बात एक तरफ, उसका मेरा बच्चा कहने पर दाद का दिल किया चीखे मारकर अपने सारे बाल नोच लिए। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे ये फालतू मशवरा देने की मोहतरमा, जब तुम्हें मालूम है कि वो अपनी बीवी के लिए कितना पॉसेसिव है। हमें ऐन तक बोलने नहीं देता। तुम आई थी उसके बाल कटवाने के मशवरे देने। अब ना जाने उस ब्यूटिशियन के साथ क्या होगा। दांत भुनना कर उस पर चढ़ उड़ा। मुस्कान हक्का बक्का उसे देखने लगी। बहरहाल मेरा नाम दाऊद अलिफ है। दाद समझने की कोशिश कोई ना करे। और दूसरी बात, बुज़दिल मत समझना। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि मैं फालतू में एक मासूम बहन पर हाथ उठाऊं तो बस तफवार। वो कानों को हाथ लगा गया, जबकि अचानक नूर खिलखिला उठी। ये क्यों नहीं कहते डरकोला बहन ने अच्छी हाथ से धुलाई की है, और अब तुम उस डरकोला के पास जाने से डरकर अपना नाम दाद खुद ही बदल चुके हो। नूर जो आरिफ के मुंह सब कुछ जान चुकी थी, एयरपोर्ट वाला हादसा और उस दिन उन्हें घसीटते साथ लाते भी देख चुकी थी, तभी अब दाद के कतराए अंदाज पर खिलखिला उठी। ये क्या बदतमीजी है? शोहर के सामने ऐसे मुंह फाड़ कर हंसते हैं गुस्ताख। उससे बुरहान मुस्कान की तमस उड़ाते नजरों पर आंखें चढ़ाते हंसी नूर को छिड़का। वो नाक सुकेड़ करेगी। तुमसे बेहतर अपने फर्ज निभाती हूँ बुज़दिल, वो कहकर खिलखिलाई। मुस्कान बुरहान हंस पड़े। एक बार फिर गलती पर हो। उससे मायने हेसी से देखकर कहा। अब की बार नूर की खिलखिलाहट घुट गई। बाहर कैफ, वो आदमी पोजेसिव नहीं, एक नफ्सियाती केस है। कोई बाल काटने पर किसी के साथ ऐसा करता है? बुरहान ने मुंह बनाकर अपनी संजीदा राय दे ही दी थी कि एकदम हवा में उड़ता मुक्का नाक पर पड़ा। अगले ही पल वो कराया। साइको औरत। वो मुस्कान पर चढ़ उड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई भाभी के सामने उस पर हाथ उठाने की, पर उसे तमीज़ कौन से सिखाए। अगर सिखाए भी तो दूध से लम्हे सर से गुजर जाती थी। लम्हे के लिए वो आप होता या उसका मेरी होता, फिर दूध से ही लम्हे वो तुम और उसका पुन। नूर दाद आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। खबरदार, सही के खिलाफ कुछ बोले अपन की तमीज़ बर्दाश्त खत्म, फिर समझो स्वामी। वो दांत पीस कर उड़ा कर कहती बबल जमाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नूर ने शिकायती नजरों से दाद को देखा और उसकी नजरों के मायने पड़ते वो सटपटा गया। पागल हो गई हो बोनी औरत, ये तो खानदानी साइको है। उसकी बात पर बुरहान कराते कराते एकदम कहका लगा उठा और मुस्कान का दिल किया दाद का गला दबा दे। शुक्र कोई मामा की टक्कर की भी आई, वरना इन्होंने तो मेरे मासूम बाबा को मार मार कर बुरा हाल कर देना है। इस आवाज़ पर सबने चौंक कर सीढ़ियों समेत देखा, जहाँ वो सोई जागती कैफियत में सीढ़ियों के बीचों बीच फेरी सीने पर बैठी थी। उसका तंज था या साथ बुरहान समझ न सका, पर सबके साथ खुद भी खिलखिला उठा।